हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 22 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 2021 के लिए गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड किस पीएसयू को दिया गया है। तो 2021 में गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देख लेते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल को लगातार तीसरे वर्ष गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है। ये गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड कौन देता है? तो ये दिया जाता है इन्वायरमेंट फाउंडेशन द्वारा। 1998 से गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जा रहा है, लगातार तीसरे वर्ष सेल को दिया गया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने में सेल ने कई सारे एफर्ट किए हैं, इसीलिए ये अवार्ड दिया गया है। तो गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021 किसको मिला है? सेल को। सेल की बात कर लेते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1954 में सेल की स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। सोमा मंडल हाल ही में इसकी सीईओ अपॉइंट हुई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? तो इंडिया में पहली बार इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और मीडिएशन सेंटर तेलंगाना में इनॉग्रेट किया गया है। किसने इनॉग्रेट किया है? तो इंडिया के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना जी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के साथ मिलकर इंडिया का पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में इनॉग्रेट किया है। तो याद रखिएगा बस इतना कि इंडिया में पहली बार इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मीडिएशन सेंटर हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया है। किसने किया है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। देखिए, जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर है ये कॉमर्शियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इंडिया की जो न्याय प्रणाली है वो काफ़ी लंबा टाइम लेती है डिस्प्यूट सेटलमेंट के मामले में। इसीलिए जो इंटरनेशनल बिजनेसमैन है या फिर बॉडीज़ हैं वो हमारे यहाँ डिस्प्यूट सेटलमेंट जो मैकेनिज्म है उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। इसीलिए हैदराबाद में इंडिया का पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मीडिएशन सेंटर स्थापित किया गया है। अच्छा, हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की। आप यहाँ देख लीजिए मैप में। चीफ मिनिस्टर मैंने आपको बता दिए के चंद्रशेखर राव। गवर्नर कौन है? तमिल साई सौंदरराजन। और याद रखिएगा इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जिसका नाम है नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व, वो कहाँ है? तेलंगाना में ही है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कैनबीज जो कि गांजा कहलाती है या फिर मारिजुआना जिसको आप कहते हैं, तो उसके कल्टीवेशन को अप्रूव करने वाली फर्स्ट यूरोपियन कंट्री कौन बन गई है? तो कैनबीज के कल्टीवेशन को अप्रूव कर दिया है माल्टा ने। किसने? माल्टा ने। भूमध्य सागर में एक छोटा सा देश है माल्टा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसने कैनबीज कल्टीवेशन को अप्रूव कर दिया है। तो माल्टा फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है जिसने कैनबीज के कल्टीवेशन को अप्रूव कर दिया है। बस इतना है कि 4 पौधे ही उगा सकता है कोई पर्सन, और 7 ग्राम से ऊपर लेके ट्रेवल नहीं कर सकता। माल्टा भले ही पहली कंट्री हो यूरोप की जिसने ये अप्रूव किया हो, लेकिन नीदरलैंड भी कैनबीज के लिए इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। तो कैनबीज मारिजुआना कहते हैं, इंडिया में परमिशन नहीं है, लाइसेंस लेना पड़ता है आपको तब इसका कल्टीवेशन होता है। तो हम देख लेते हैं माल्टा, ये है मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में एक छोटी सी कंट्री है माल्टा। कैपिटल क्या है इसकी? वलेटा। करेंसी है यूरो। और माल्टा के प्रेसिडेंट कौन है? जॉर्ज वेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया की एयरफोर्स द्वारा पहली बार S-400 मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय किया गया है कहाँ पे? तो S-400 ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, याद रखिएगा। इसको ट्रायम्फ भी कहते हैं। तो S-400 मिसाइल सिस्टम इंडिया में पहली बार डिप्लॉय किया गया है पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर के पास। इंडियन एयरफोर्स ने पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर के पास पहली बार S-400 मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया है। S-400 देखिए सतह से हवा में मार करता है, यानी कोई मिसाइल आ रही हो आपके देश पे अटैक करने के लिए या फिर एरियल अटैक हो रहा हो तो उसको रोकने में सक्षम होता है S-400। देखिए S-400 के लिए तो कहा गया था कि F-21 जो कि अमेरिका का लेटेस्ट फाइटर जेट है उसको भी मार सकता है आपका S-400। इसके अलावा ये रशिया से निर्मित ये मिसाइल सिस्टम याद रखिएगा S-400। अब रशिया जो है S-500 यूज़ कर रहा है जो कि किसी को नहीं दिया गया अभी तक। S-400 पहली बार किस फॉरेन कंट्री को दिया गया था? तो चाइना
पहली फॉरेन कंट्री था जिसको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया था। इंडिया सेकंड है। तो 2014 में चाइना को दे दिया गया था। तो S-400 ट्रायम्फ ये मोबाइल, यानी कि ये देखिए मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करवा सकते हैं इसको। तो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, रशिया के द्वारा निर्मित किया गया है, इंडिया को भेजा गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, ये बुक किसने लिखी है? इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, ये बुक लिखी गई है रेखा चौधरी के द्वारा, मेरे ख्याल से, हाँ, डॉक्टर रेखा चौधरी, इनके द्वारा बुक लिखी गई है इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस। तो हाल ही में गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी की उपस्थिति में रेखा चौधरी की एक बुक इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, इसको रिलीज किया गया है, याद रखिएगा। वर्ल्ड डिजिटल डे के मौके पर इसको रिलीज किया गया है भगत सिंह कोश्यारी की उपस्थिति में। इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस किसने लिखी है? डॉक्टर रेखा चौधरी ने। नया क्वेश्चन है, गैब्रियल बोरिक किस कंट्री के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं? तो सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने हैं गैब्रियल बोरिक। कौन सी कंट्री के? चिली के। चिली के अब तक के सबसे कम एज के प्रेसिडेंट बने हैं गैब्रियल बोरिक। ये देख लीजिए, गैब्रियल बोरिक चिली के यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं, मात्र 35 ईयर की एज में बने हैं। वामपंथी विचारधारा यानी लेफ्ट कम्युनिटी के हैं, बस इतना याद रखिएगा। तो मैप में देख लीजिए आप, ये है चिली। कैपिटल क्या है? सैंटियागो। करेंसी क्या है? पेसो। और अब नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? गैब्रियल बोरिक। तो गैब्रियल बोरिक चिली के प्रेसिडेंट बने हैं, याद रखिएगा, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये अपना बायो एथेनॉल प्लांट कहाँ सेटअप कर रहा है? तो ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन याद रखिएगा गेल, इसके मोस्टली प्लांट गुजरात में ही सेटअप होते हैं। तो गुजरात में फिर से बायो एथेनॉल प्लांट सेटअप किया रहा है गेल का। 500 किलो लीटर पर डे की कैपेसिटी होगी बायो एथेनॉल प्लांट की। पर्पस क्या है? एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट को अचीव करना 2025 तक। तो गेल द्वारा बायो एथेनॉल प्लांट 1000 करोड़ की लागत से कहाँ पर? गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। वर्तमान में इंडिया में जो एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है वो 8.5% पहुँच गई है। टारगेट है 2022 तक 10%, 2025 तक कितना है? 20%। ये 2025 पहले 2030 था, लेकिन अब इसको 2025 कर दिया गया है। गेल की बात करें, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1984 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। सेल की कब? 1954 में, और गेल की 1984 में। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। CMD कौन है? चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज जैन। नया क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया में मैक्सिमम FDI किस कंट्री से आता है? तो इंडिया में FDI सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? सबको पता है, सिंगापुर। FDI के मामले में सिंगापुर फर्स्ट प्लेस पे है, मॉरिशस सेकंड नंबर पे है। देख लेते हैं लास्ट ईयर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर गया है, यानी फाइनेंशियल ईयर 21, तो 2020-21 में FDI इंडिया में आई है 81.97 बिलियन डॉलर। कितनी? 81.97 बिलियन डॉलर। ये अब तक हाईएस्ट है। बात की जाए अगर पिछले 7 फाइनेंशियल ईयर में FDI की, तो आई है 450 बिलियन डॉलर। कितना? 450 बिलियन डॉलर, जो कि पिछले 21 वर्षों से भी, पिछले 21 वर्षों की FDI का 58% है। तो FDI इसमें बहुत आ रही है। आपको याद रखना है, FDI इंडिया में सबसे ज़्यादा आती है 5 कंट्रीज से, और उसमें भी सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर यही FPI की बात की जाए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? तो ये आता है अमेरिका से। बस इतना याद रखिए, FPI FDI में इतना अंतर है कि FDI सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आता है, और FPI आता है अमेरिका से। FDI के 2 रूट हैं, एक ऑटोमेटिक, एक गवर्नमेंट। ऑटोमेटिक के लिए अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है ओडिशा कोस्ट से। आपको बताना है जो ये अग्नि प्राइम मिसाइल है, इसकी रेंज क्या है? अग्नि प्राइम मिसाइल, इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर बैलिस्टिक मिसाइल है। हाल ही में DRDO द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है ओडिशा से। देखिए, ये एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी न्यूक्लियर परमाणु हथियार भी इससे भेजे जा सकते हैं। अग्नि प्राइम के साथ साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी टेस्ट किया गया। देखिए, अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। अंतर क्या होता है? जो क्रूज मिसाइल होती हैं वो सरफेस के पास में ट्रेवल करती हैं और हॉरिजेंटल ट्रेवल करती हैं ऐसे, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं तो वे
वर्टिकली ऐसे ट्रेवल करती हैं। तो ब्रह्मोस हॉरिजेंटल ट्रेवल करती है, क्रूज मिसाइल है, और ये जो आपकी अग्नि प्राइम है ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता है 290 किलोमीटर, कितनी 290 किलोमीटर, हालांकि अब इसको 400 किलोमीटर 450 किलोमीटर कर दिया गया है। और अग्नि प्राइम की है 2000 किलोमीटर। अग्नि प्राइम याद रखिएगा 2 स्टेज मिसाइल है। देखिए आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, इंडिया का जो IGMDP प्रोग्राम था, यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या अग्नि प्राइम उसका पार्ट है? नहीं। देखिए IGMDP प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइल बनाई गई। एक तो आकाश हो गया, त्रिशूल हो गया, नाग हो गया, पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया। अग्नि में 5 मिसाइल अलग से हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 3, ऐसे करके। तो वो अग्नि प्राइम उसका पार्ट नहीं है। अब ये अग्नि प्राइम अलग से डेवलप की गई है। IGMDP प्रोग्राम कभी कोई पूछ लिया था कब लॉन्च हुआ, तो 1983 में लॉन्च हुआ था। कलाम सर के ब्रेन चाइल्ड है ये IGMDP प्रोग्राम। तो DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल की मतलब की टेस्टिंग की है। DRDO 1958 में स्थापित हुआ था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में अंडर 18 अंडर 19 वुमेन SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFF चैंपियनशिप 2022 में वुमेन्स की कौन होस्ट करेगा अंडर 18 अंडर 19 के लिए? तो इंडिया होस्ट करेगा। कौन? इंडिया। बस अभी इतना देख लीजिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा 2022 में अंडर 18 अंडर 19 वुमेन SAFF चैंपियनशिप होस्ट की जाएगी। तो अंडर 18 अंडर 19 दोनों होंगी। अंडर 18 वाली मार्च में होगी और ये वाली 19 वाली कब होगी? अगस्त में होगी, अगर कोविड एमिक्रॉन ये सब इश्यूज नहीं रहे तो। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन 1997 में स्थापना हुई, ढाका बांग्लादेश में हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट है काजी सलाहुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसार भारती द्वारा इंडिया के कल्चर को प्रमोट करने के लिए किसके साथ MOU साइन किया गया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो प्रसार भारती ने ICCR के साथ MOU साइन किया है, देख लीजिए। प्रसार भारती और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के तहत मेरे ख्याल से आती है, MEA के तहत आती है, कंफर्म नहीं है, कल देखते हैं एक बार। तो ICCR प्रसार भारती दोनों ने आपस में MOU साइन किया है इंडिया के कल्चर को प्रमोट करने के लिए, टीवी और डिजिटल मीडिया के थ्रू प्रमोट किया जाएगा। तो प्रसार भारती ICCR आपस में क्या किया है? MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ताकि इंडिया के कल्चर को प्रमोट किया सके। ये जो MOU है 3 वर्ष के लिए रहेगा, 2021 से 2024 के लिए। प्रसार भारती याद रखिएगा 1997 में वैधानिक निकाय है एक्ट द्वारा पास किया था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। CEO कौन है? शशि शेखर वेम्पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप कुमार रावत को किस कंट्री में इंडिया का नया ब्रांड अम्बेसडर यानी राजदूत बनाया गया है? प्रदीप कुमार रावत इनको बनाया गया है चाइना में इंडिया का राजदूत। ये बुलेट वाली राजदूत नहीं है। प्रदीप कुमार रावत 1990 बैच के IFS ऑफिसर हैं। ये हैं प्रदीप कुमार रावत, 1990 बैच के IFS ऑफिसर हैं। अब चीन में इंडिया के क्या होंगे? अम्बेसडर होंगे। अभी तक ये जो प्रदीप कुमार रावत हैं नीदरलैंड में थे। कहाँ पे? नीदरलैंड में। प्रदीप कुमार रावत ने किसको रिप्लेस किया है? विक्रम मिश्री को रिप्लेस कर दिया। देखिए विक्रम मिश्री के 3 साल पूरे हो गए थे तो उनको दिल्ली बुला दिया गया है, और अब प्रदीप कुमार रावत को क्या बनाया गया है? चीन में इंडिया का अम्बेसडर, राजदूत। तो देखिए हाई कमिश्नर और अम्बेसडर सेम रैंक होती है, बस हाई कमिश्नर कॉमनवेल्थ कंट्रीज में अपॉइंट किए जाते हैं और अम्बेसडर नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में अपॉइंट किए जाते हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन है? जो UK की गुलाम रही है कभी ना कभी, आप ये मान लो बस। कैपिटल क्या है चीन की? बीजिंग। करेंसी क्या है? रेनबिनबी। और प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड ये कहाँ लोकेटेड है? तो यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड ये है न्यूयॉर्क में। चर्चा में ये इसलिए है, अटल इनोवेशन मिशन ने यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट के साथ क्या पार्टनरशिप की है? पहला एग्रीटेक चैलेंज लॉन्च करने के लिए। देखिए अटल इनोवेशन मिशन का एक एग्रीटेक प्रोग्राम है। क्या है? एग्रीटेक प्रोग्राम है। इसी के तहत ये पहला एग्रीटेक चैलेंज लॉन्च किया गया है, अटल इनोवेशन मिशन यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ये जो एग्रीटेक चैलेंज होगा ये एग्रीकल्चर की पोस्ट पैंडेमिक यानी आफ्टर पैंडेमिक जो प्रॉब्लम्स आई उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो फर्स्ट एग्रीटेक चैलेंज किसका? अटल इनोवेशन मिशन का। किसकी हेल्प से? यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के द्वारा।
यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड की बात करें 1966 में स्थापना हुई, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। अटल इनोवेशन मिशन मतलब नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौनपुर से मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हाल ही में नेशनल हाईवे की आधारशिला किसने रखी? तो जौनपुर से मिर्जापुर के लिए नेशनल हाईवे की आधारशिला रखी है नितिन गडकरी जी ने। तो नितिन गडकरी जी आधारशिला रखते हैं, फाउंडेशन स्टोन, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेट करते हैं। बस इतना अंतर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखिएगा। 4160 करोड़ की लागत से मिर्जापुर जौनपुर में हाईवेज बन रहे हैं 232 किलोमीटर के, उनकी आधारशिला नितिन गडकरी जी ने रखी है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना था, इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर, याद रखिएगा 341 किलोमीटर। यूपी वाले याद रखें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 9 जिलों से होकर गुजरता है, 6 लेन का हाईवे है, लखनऊ से शुरू होकर गाजीपुर में समाप्त होता है। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर डिस्टेंस प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया? इनॉग्रेट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल हनी बी फेस्टिवल किस भारतीय राज्य में मनाया जा रहा है? तो इंटरनेशनल हनी बी फेस्टिवल इसको मनाया जा रहा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में 3 दिनों तक चलने वाले इंटरनेशनल हनी बी फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। तो पहली बार फर्स्ट टाइम इंडिया में इंटरनेशनल हनी बी फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा 8 MOU साइन किए जाएंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए जाएंगे IIT रुड़की और स्विट्जरलैंड के स्पाइसेस के विषय में, स्पाइसेस के बीच में। तो क्या है? इंटरनेशनल हनी बी फेस्टिवल कहाँ पे? हल्द्वानी उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। उत्तराखंड की बात करें, पुष्कर सिंह धामी क्या है? चीफ मिनिस्टर। गुरमीत सिंह कुछ समय पहले ही गवर्नर बने हैं। जब भी एग्जाम में पूछते हैं कि इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में ही है। नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, तब इसका नाम था क्या? हैली नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम पड़ा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी टोपी गवर्नर, ये बुक किसने रिलीज की है? गांधी टोपी गवर्नर। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी ने ये बुक रिलीज की है, गांधी टोपी गवर्नर। वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी द्वारा एक बुक रिलीज की है, गांधी टोपी गवर्नर। इस बुक को लिखा किसने है? तो तेलुगु बुक है, डॉक्टर यरीगड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने लिखा है। डॉक्टर यरीगड्डा लक्ष्मी प्रसाद, गांधी टोपी गवर्नर। बुक को रिलीज किसने किया है? याद रखिएगा M वेंकैया नायडू जी ने। बाकी मेरे ख्याल से ये तो आपसे पूछेंगे नहीं कि किसकी लाइफ का, IR राव जी की लाइफ का जो है क्रॉनिकल टाइप का है ये बुक, गांधी टोपी गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरीश ठकराल नानावती। जब भी नानावटी का नाम लेता हूँ तो वो केस ही याद आता है, नानावटी का केस। अक्षय कुमार जी ने रोल किया, आपको पता ही है। गिरीश ठकराल नानावटी जी हाल ही में इनका निधन हो गया। कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे गुजरात से। ये देख लीजिए गिरीश ठकराल नानावटी, जज से याद रखिएगा बस। गोधरा राइट्स, एंटी सिख राइट 1984, इन दोनों के लिए रिपोर्ट भी सबमिट की है। गिरीश ठकराल नानावटी गुजरात में जन्म हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे, हाल ही में इनका निधन हो गया। तो याद रखिएगा। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।